अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको दूसरों को आनंद देने के साथ साथ स्वयं कैसे सदा आनंदित रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप बच्चे थे तो आपने इस बारे में बहुत कुछ जान लिया था। आपको अपने बचपन में वापस जाना होगा। अगर आपको यह करना मुश्किल लगे तो कुछ देर बच्चों के बीच में रहें। आज फिर से उसी अंदाज को सीख लेंगे और वह मांसपेशियां सक्रिय हो जाएगी। एक बार फिर से बच्चे बने, हर काम को पूरा जोश और उमंग से करें। मनमर्जी से नाचें और गाएं, दिल खोल कर हंसें। वर्तमान क्षण में जीते हुए जीवन का भरपूर आनंद लें। अपने भावों का दमन न करें, उन्हें बाहर आने दें, प्रवाह के साथ बहें। वर्तमान में जीने की कला सीखें और प्रेम व आनंद स्वयं ही आपके आसपास आ जाएंगे। ध्यान एक स्तर पर ध्यान एक साधन है। यह आपको तनाव से निपटने, शारीरिक सेहत में सुधार करने, दीर्घकालीन पीड़ा से मुक्त करने, बेहतर नींद लेने, प्रसन्न महसूस करने, शांत रहने और वर्तमान में जीने में बहुत मदद करता है। परंतु गहरे स्तर पर ध्यान अज्ञान में प्रवेश करने का मार्ग है। यह आपको उस राज को खोलने में मदद करता है जो आप हैं। जब आप ध्यान करने लगते हैं तो आपके मन की चंचलता का पता चलता है। मुझे याद है कि इस बात को जानकर मुझे कैसा सदमा लगा था। मैंने देखा कि मेरा मन कैसे भटक रहा था। मेरे भविष्य से जुड़े अहम सवालों के बीच घर में लाए जाने वाले राशन के सामान्य और छोटे विचार गुत्थम गुत्था हो गए थे। इसके बाद मैंने देखा कि मैंने एक कष्टदायक याद को दोहराने में पूरे 15 मिनट लगा दिए, मानो मैं किसी दीवाने सिनेमा घर में जा बैठा था। तो अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं तो इस भटकने वाले मन से न लड़ें। यह एक प्राकृतिक अवस्था है। समय के साथ आपको अपनी सोच को संभालना आ जाएगा और आप स्पष्टता व आंतरिक शांति पा लेंगे। हम आपको ध्यान को आरंभ करने की कुछ तकनीक बता रहे हैं। शारीरिक भंगिमा। जब भी आप ध्यान करने बैठे तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी हो, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों या ज़मीन पर बैठे हों। अगर आप झुककर बैठेंगे तो मन शांत नहीं रहेगा। मन और शरीर का आपस में संबंध है। शरीर यदि संतुलित होगा तो यह समय के साथ संतुलन बना लेगा। स्वयं को सीधा रखने के लिए कल्पना करें कि आपका सिर आकाश को छू रहा है। आँखें अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करें। आपको इस तरह खुली हो कि वर्तमान में केंद्रित रह सके। अपनी आंखें नीची न करें और न ही बंद करें। हालांकि बेहतर यही होगा कि आप वही करें जो आपको सहज लगे। कुछ लोगों को आंखें बंद करना बेहतर लगता है। आपको प्रयोग करके देखना होगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा। केंद्र सामान्य चेतना में हम वर्तमान में केंद्रित नहीं रह पाते। मिसाल के लिए कार चलाते हुए अक्सर हम मंजिल तक चले जाते हैं और वहां जाकर लगता है कि अब तक कार कौन चला रहा था, हम वहां कैसे पहुंचे। इस तरह ध्यान जीवन के प्रति जागने का बेहतर उपाय है, अन्यथा हम अपने बहुत सारे अनुभवों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हम मन ही मन कहीं भटक रहे हैं होते हैं। आइए फोकस के बारे में जानें। वर्तमान जीवन में हम अक्सर इसे एकाग्रता से जोड़ते हैं, मानो मन को किसी एकाग्र प्रकाश किरण की तरह प्रयुक्त किया जाना हो। परंतु ध्यान से इस तरह का मन मददगार नहीं होता। मगर आपको ध्यान में केंद्रित होना है तो चेतना के केंद्र में बहुत ही सहज भाव से ध्यान देना होगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी श्वास को ही केंद्र बना लें। यह एक कुदरती डॉक्टर की तरह आपके आंतरिक और बाहरी जगत को जोड़ता है। जैन मास्टर टोनी पेकर के शब्दों में, ध्यान कहीं से नहीं आता है, इसकी कोई वजह नहीं है, इसका किसी से संबंध नहीं है। श्वास पर ध्यान दें कर आप वर्तमान की डोर अपने हाथ में ले सकते हैं। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान दें। आपको अपनी श्वास को नियमित करने की आवश्यकता नहीं है, इसे प्राकृतिक ही रहने दें। अगर आपको शांत बैठने में दिक्कत आ रही है तो अपनी श्वास को गिनने का अभ्यास करें। यह एक प्राचीन ध्यान पद्धति है।
जब आप श्वास छोड़ें तो एक, दो, तीन व चार कहें और फिर एक पर लौटाएं। जब भी मन भटके तो एक पर आना है। मानो यह आपका अपना घर है जो आपको वर्तमान में ले जाएगा। जब आपको लगे कि आप कुछ सोच रहे हैं तो अपनी सोच को धीरे से अपनी श्वास पर वापस लेकर आएं। अगर आप उन विचारों को रोकने का प्रयास करें तो आप परेशान हो जाएंगे। कल्पना करें कि वे आपके दरवाजे पर आने वाले अनचाहे मेहमान हैं। उनकी मौजूदगी को स्वीकार करें और उन्हें विनम्रता से वापस जाने को कहें। इसके बाद अपनी श्वास पर हल्का सा प्रकाश केंद्रित करें। अगर आप कठोर भावों से जूझ रहे हैं तो आपके लिए ध्यान करना अधिक कठिन होगा। कई बार कुछ भाव मन में कहानियां रचने लगते हैं, गुस्सा, लज्जा और भय आदि। आपके मन में बारंबार कहानियां रचते हैं। ये हमें बार बार पिछली घटनाओं की ओर ले जाते हैं। भय भविष्य की ओर देखते हुए कहता है, अगर ऐसा हो गया तो। ध्यान के दौरान सशक्त भावों से जूझने का यही उपाय होगा कि आप उन भावों को साथ आने वाले सशक्त भावों पर ध्यान दें। मिसाल के लिए, यह आपकी छाती पर बहका साया सा पेट पे उबलते हुए गुस्से हो सकता है। इन कहानियों को भूलकर शरीर पर ध्यान दें। इस तरह आपको अपने भावों को मान देना आएगा, पर आप उनमें उलझेंगे नहीं। मौन एक आरोग्य है। मैं जानता हूँ कि आपके पास ध्यान संगीत का अभाव नहीं है, परंतु मौन की तुलना नहीं है। अगर मन शांत न हुआ तो संगीत किसी काम नहीं आएगा। मौन में बैठने से पता चलता है कि हमारा मन क्या कर रहा है। इस तरह बैठने से मन को शांति एहसास होता है। जब बाहरी और भीतरी शांति का मिलना होता है तो आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। एक बार में 10 मिनट के ध्यान अभ्यास से प्रारंभ करें। दूसरी देर बैठें जितना आप सहज महसूस करें। अगर आप तैयार नहीं हैं तो ध्यान में जबरन देर तक न रहें। धीरे धीरे ध्यान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस तरह आपको शरीर को तनाव दिए बिना मन को शांत करना आ जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस बात को भूल जाएं क्यों होना चाहिए। कुछ लोग आराम से 1 घंटा बैठ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए 10 मिनट बिताना भी बहुत भारी होता है। आप वही करें जो सही लगे। अपने बैठने के लिए एक स्थान नियत कर सकें तो बेहतर होगा। आप अपने लिए एक वेदी बना सकते हैं। पूजा कक्ष में ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। यहाँ वहाँ मोमबत्ती या दीपक जलाकर ऐसी वस्तुएं रख सकते हैं जो आपके लिए मायने रखती हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा पत्थर या फूल हो जो आपको बेहद पसंद हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ध्यान में आनंद आना चाहिए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने प्रति दयालु रहें। हर रोज़ कुछ समय के लिए बैठें और यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। खतरा मोल लें। यह जीवन पोकर के खेल की तरह है। खिलाड़ी खेल में अपना पैसा लगाते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका पैसा कई गुना होकर वापस आएगा या हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसमें हुनर और किस्मत दोनों का ही काम है। पर जरा उन लोगों को देखें जो केवल खेल को देख रहे हैं। वे इस खेल में शामिल खतरे को मोल नहीं लेना चाहते। यही आकर सारी बात समाप्त हो जाती है। आपके पास पोकर खेलने या न खेलने की सुविधा है, पर जीवन का खेल इससे अलग है। अगर यह जीवन वास्तव में खेल है तो सबसे बड़ा अंतर यह होगा कि आपके पास चुनाव नहीं है कि आपको इसे खेलना है या नहीं। यह एक बड़ी मेज और सबके पास बैठने के लिए स्थान है, पर आप स्वयं खेलेंगे या अपनी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति को खेलने का अवसर देंगे, यह आपका चुनाव होगा। दरअसल मेरा मानना यह है कि जीवन और खतरा दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। इस जीवन में हर चीज़ खतरा है। आप किसी भी क्षण किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ये रोज़मर्रा के ऐसे खतरे हैं जिन्हें हम कभी खतरा नहीं मानते। ज़्यादातर लोग साधारण जीवन जीते हैं, मानो उन्हें पोकर के मेज पर बैठने के सिवा कुछ नहीं करना। जीवन कुछ करने या आगे जाने के लिए खतरा मोल लेना ही होगा। नतीजा यह होगा कि जितना
खतरा मोल लेंगे, जीवन उतना ही सार्थक होगा। ये खतरे कई बार पीड़ा भी दे सकते हैं, इसलिए लोग इन्हें कतराना चाहते हैं। पर इन लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस नहीं होता। जब भी खतरे की बात आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। हम ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, हम उनके साथ हैं जो जीवन के खतरों को मोल लेकर खेलने के लिए तैयार है। जीवन के 5 अहम खतरे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, किसी दूसरे की देखरेख करना। इसे हम खतरा क्यों कहते हैं? यह भावात्मक और बोझिल हो सकता है। अगर आप किसी बुरे ब्रेकअप से गुजरे हों या आप किसी दोस्ती को ख़त्म करना पड़ा हो तो आप जान सकते हैं कि यह कितना दुखदाई हो सकता है। परंतु खतरा मोल लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक कहावत के अनुसार कभी प्यार न मिलने से कहीं बेहतर होता है कि आपको प्यार मिले और खो जाए। किसी दूसरे को अपने पास आने दें और फिर उसका ध्यान रखना। यह अपने आप में थोड़ा भयावह लग सकता है। वह आपको आसानी से आपके दिल को चोट पहुंचाकर भरोसा तोड़ सकते हैं, परंतु किसी को अपने पास बुलाने की सुंदरता यह है कि आप एक दूसरे को गहराई से जान सकते हैं और दोनों एक सूत्र में बन सकते हैं। यह अपने आप में एक महान एहसास होगा। सेकंड, नई बातें सीखना और आजमाना। जब भी आप कुछ नया आजमाते हैं तो इसमें खतरा शामिल हो सकता है। रॉक क्लाइंबिंग या सर्फिंग जैसे काम आपको पहले डरावने लग सकते हैं, परंतु बाद में इन्हें करने में आपको आनंद आने लगेगा। जीवन में बड़े बदलावों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपको ग्रेड स्कूल में जाना है या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाना हो तो बस छलांग भरें और आगे चलने दें। थोड़े बहुत खतरों को पार किए बिना आप ऐसी उल्लेखनीय कदम नहीं उठा सकते हैं। थर्ड, अपने सपनों और जुनून को पूरा करें। कितने लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते होंगे? यह भी एक सच है कि लोग अपने सपनों को योजना के अगले चरण से आगे ले जा नहीं पाते। हर किसी को अपने सपनों को साकार करना चाहिए, भले ही वह कितने असंभव क्यों ना लगें। मैंने तो एक छोटी सी सोच के बाद अपने सपनों को अपनाना शुरू कर दिया। जब मैं नहीं रहा तो उन्हें कौन पूरा करेगा? ऐसा भी नहीं कि इस जीवन के बाद एक और जीवन हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो सपनों को पूरा करने के लिए इससे बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। असफलता। खतरा मोल लेने में असफलता छिपी रहती है, इसलिए वह खतरा कहलाता है। बेशक असफलता का भय भी इंसान को खतरा मोल नहीं लेने देता। आपको इसमें बाधा नहीं बनने देना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों ने अक्सर ऐसे लोगों को काम पर रखा जाता है जिन्होंने अपने अपने काम खोले और वे दिवालिया हो गए। ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिन्हें अपना काम करने और दिवालिया होने की दशा में उसे स्वीकारने का एहसास हो। यह कुल मिलाकर जीवन के लिए सबसे अच्छा सबक है। फिफ्थ पॉइंट, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। संसार में क्या चल रहा है और चीज़ें कैसे काम करती है, इसके बारे में हर इंसान अपनी सोच रखता है। अगर आप इन्हें नहीं जानते कि लोगों से कैसे पेश आएं और आपके लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करना खतरनाक हो सकता है। आपको कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपके खिलाफ होंगे। आपको यह भी लग सकता है कि आपकी राय गलत है। कई लोग किनारे पर बैठना पसंद करते हैं और अपनी राय कभी नहीं रखते हैं। आप केवल गलत माने जाने के भय से चुप नहीं रह सकते। अपने जीवन के आगे जाने वाले लोग वही हैं जो अनूठी सोच अंतर्दृष्टि रखते हैं। जब वे अपनी राय रखने योग्य होते हैं तो उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा सामने आने लगता है। एक भरपूर जीवन के लिए संकट लेना आवश्यक है। मैं इस जीवन को एक खेल समझता हूँ और इसे खेलने के लिए खतरा तो मोल लेना ही होगा। भले ही आप समय समय पर गिरें, अपनी क्षमता से काम करने से यही बेहतर होगा। इसके अलावा जब आप अपने जीवन को पूरी खेल की तरह देखते हैं तो हो सकता है कि जीतने वाले और हारने वालों के लिए आपका नज़रिया ही पूरी तरह से बदल सकता है। खेल तभी सही तरह से काम करता है जब हारने वाले को भी आनंद आ जाए। अगर आपको लगता है कि सफल लोग कभी असफल नहीं हुए तो दोबारा सोचें। हो सकता है कि आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि वे आपकी तुलना में कई बार असफलता के शिकार हुए हैं। क्यों हो सकता है? क्यों उन्हें
असफलता के हर अनुभव को आगे जाने के मार्ग के तौर पर चुना हो, उन्होंने उसे ट्रेपोलियन की तरह इस्तेमाल किया हो और ऊंची छलांग भरी हो। आपको भी खतरा मोल लेकर यह देखना चाहिए कि आपकी अगली क्षमता क्या है, अन्यथा आप मेज के एक कोने में बैठकर देखते रह जाएंगे और जीवन आपके सामने खेलता रहेगा। जीवन में सकारात्मक खतरा मोल लेने के लिए 10 उपाय निम्नलिखित हैं। आप क्या करना चाहते हैं इसे तय करें, परिभाषित करें और फिर खतरा मोल लें और आपको आपके लक्ष्य के नज़दीक ले जा सकेंगे। आपको जो करना है, जो करना चाहते हैं उसके लिए काम करना है, खतरा मोल लेना नहीं कहलाता। किसी खास लक्ष्य के लिए चरण दर चरण योजना तैयार करें और उसको खतरों को परिभाषित करें। अगर आप ज्यों ज्यों जीते रहे तो आपके हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अपने आप से यह न पूछें कि क्या यह संभव नहीं है, स्वयं से पूछें कि क्या यह संभव हो सकता है। इसके बाद सूची तैयार करें। ज़्यादा लोग यही समझने में समय लगा देते हैं कि उनका कदम सही होगा या नहीं, फिर खुद को इस बात के लिए मना लेते हैं कि उनका कदम उठाना ही बेहतर था। कार्रवाई करें। अपने अहम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। स्वचालित तौर पर जो भी अनावश्यक होगा वह स्वयं ही आपसे परे हो जाएगा। हर रोज़ कुछ अहम और ज़रूरी बातों को पूरा करने का प्रयास करें। यह जीवन केवल प्रगति करने या बड़े बड़े कामों की सूची को पूरा करने का नाम नहीं है, इसका आनंद भी लें। आप कौन हैं यह पूछकर स्वयं को परिभाषित करें। खुद को अपने काम से ना जोड़ें। नौकरियों के टाइटल्स तो मानव संसाधन विभाग के लिए होते हैं। आपके लिए परफेक्ट वर्क डे को तय करें। एक ऐसा जीवन तय करें जो किसी दूसरे के बजाय आपके लिए बेहतर तरीके से काम करे और ऐसे लोगों से दूर रहें जिन्हें आपकी भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अपने सबसे बेहतर मित्र बने। यह बात कहना ही आसान है, अक्सर लोग अपने ही सबसे बड़े आलोचक होते हैं। स्वयं को जीवन में खतरे मोल लेने की अनुमति दें, अन्यथा आपको लंबे समय तक इंतजार करना होगा और जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकेगा। यह आपके जीवन के लिए एक दुखदाई अवस्था हो सकती है। आप जीवन में जो पाना चाहें उसके लिए खतरा मोल लेना बहुत ही प्रासंगिक है। एक व्यक्ति को जो खतरा लगता है, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में ऐसा ना लगता हो या फिर ना सोचता हो। अगर आप जीवन, काम और संबंधों में प्रसन्नता पाना चाहते हैं, आपको सब कुछ अनुकूल न होने पर भी कुछ न कुछ तो नया अवश्य आजमाना होगा। जो भी चाहते हो उसे पाने के लिए खतरा मोल लेते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाएं। आपका जीवन भरपूर हो उठेगा। अपने दिव्य पत्थर को तलाशें और एक पौधा लगाएं। यह विधि सही मायनों में आपको सफलता तक ले जाने में सहायक हो सकती है। एक दिन सुबह जल्दी उठकर सैर पर निकलें। अपने लिए कोई सुंदर और सुडौल सा पत्थर खोजें। यह इतना छोटा हो कि आपकी मुट्ठी में आ जाए, पर उससे छोटा नहीं होना चाहिए। जब आप उसे उठा लें तो उसे इतनी गहराई से देखें कि वह शक्ति से भरपूर हो जाए। अगर आप उसे किसी मूर्ति से छुआ कर प्राण प्रतिष्ठित करना चाहें तो वह आपकी मर्जी होगी, बशर्ते आपका विश्वास अखंड होना चाहिए। उसे अपना बना लें। इसके बाद जब कभी आप किसी बाधा के सामने हो तो उस पत्थर को हाथ में लें और महसूस करें कि उसकी दिव्य शक्ति आपके भीतर समा रही है। यह मान कर चलें कि आपको हर समस्या को हल करने की शक्ति दे रहा है। इसे इतनी ऊर्जा दें कि यह पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाए। अगर आप सारी शक्ति बटोर कर इस पत्थर को दे देंगे तो यह सदा आपका सहायक होगा। जब भी कोई संकल्प लें तो यह बात दोहरा रहे हो तो इसे अपने हाथ में लें। यह आपको केंद्रित होने में सहायक होगा। जब भी आप इसे छुएंगे तो सक्रिय हो उठेगा और आपको अपने सपनों को साकार करने की दिशा में और निकट ले जाएगा। एक दूसरा उपाय यह हो सकता है कि आप एक पौधा लगा लें और उसे रोज़ पानी दें। इसे अपने विश ट्री का नाम दें। आप पौधा लगाएंगे तो इसके तले में चांदी का सिक्का रख दें। ये सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचेगा और आपको सकारात्मक सिग्नल देने का साथ साथ सौभाग्य में वृद्धि करेगा।
जब आप अपने पेड़ को बढ़ता हुआ देखेंगे तो इसके साथ ही अपने सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। अगर पौधा मुरझा जाए तो नकारात्मक संकेत न माने, इसे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आगे बढ़कर दूसरा पौधा लें और उसकी देखरेख करें। उसे धूप में छोड़कर मुरझाने के लिए अवसर न दें। उसे हर रोज़ देखें, हर उसके साथ कुछ समय बिताते हुए उसकी बढ़त पर ध्यान दें। उसकी नरम शाखाएं, हरे पत्ते महसूस करें। उसे जीवन प्रभावित हो रहा है। अगर आप सुबह उठकर ऐसा करेंगे तो इस तरह आपके भाग्य में चार चांद लग सकते हैं। आपके जीवन की स्क्रिप्ट। अक्सर पटकथा लेखक किसी मूवी की कहानी लिखने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। आप भी इन चरणों को अपनाएं। आपके जीवन का उद्देश्य आपके जीवन का उद्देश्य आपकी अपनी फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं? इसका मूड क्या होगा? ये कैसी होगी? क्या यह कॉमेडी होगी? इस पर गंभीर फिल्म से कोई संदेश नहीं दिया जाएगा। कोई दुख भरी कहानी या सपनों से सजी प्रेम कथा। इस फिल्म का यूं कहें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? एक वन लाइनर। यह बिना किसी पूर्ण विराम के एक वन लाइनर है। ये पंक्ति आपके पूरे जीवन को एक पंक्ति में उतारती है। आपके लक्ष्य जीवन को कैसे देखना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके अपने और प्यार करने वाले आपको कैसे याद करें? ऐसी और सी चीज़ जिसमें आपको खुशी मिल सकती है। एक रफ स्केच। यहाँ आप एक रफ स्केच के माध्यम से यह तय करेंगे कि आपके अपने जीवन के पहलुओं को किस रूप से देखना चाहते हैं। मिसाल के लिए, पेंटिंग के लिए आपका प्यार, बिजनेस स्कूल से आपकी मास्टर की डिग्री, ट्रेनिंग में आपका कैरियर, आपकी पहली चित्र प्रदर्शनी, आपकी पहली कार, आपका नया 3 बेडरूम वाला घर, आपकी शादी, पेरिस में हनीमून, आपका वर्ल्ड टूर, आपकी पहली सी डाइविंग वगैरह। विवरण। अपने स्केच में से हर चीज़ को विस्तार से लिखें। कौन से बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहते हैं? आपकी कार का मेक और मॉडल, अपने सपनों के पुरुष स्त्री को कैसे पाना चाहते हैं? निष्कर्ष। यह आपकी रिटायरमेंट योजना है। कोई नया उपक्रम या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो अभी तक न किया हो। तीसरा बिंदु, एक लाइव स्केच तैयार करना बहुत अहम अभ्यास है, क्योंकि आप इस काम को जितना सटीक तरीके से करेंगे, आपका विज़न बोर्ड उतना ही जीवंत, रंगीन और बेहतर दिखेगा। अपने जीवन को विस्तार से जानने के लिए मनचाहे पत्रों का प्रयोग करें। हर पहलू को विस्तार से लें, चाहे वह आपके बाथरूम की टाइलों का रंग हो या आपके बच्चों के नाम, डाइविंग कराने वाली संस्था का नाम हो या हनीमून मनाने के लिए पेरिस के बेहतरीन होटलों की सूची। आपकी रिटायरमेंट के लिए योजना सरकार या संगठन क्या तैयार करे, यह काम आपको स्वयं करना होगा। जब आपने पूरा जीवन पूरी सक्रियता से जिया है तो ब्रेक पर भी आपका पूरा अधिकार बनता है। हो सकता है कि आपका पूरा समय अपनी किसी छूटी हुई रुचि को देना चाहते हो। कोई नया काम चुनना चाहें तो पोते पोतियों के बीच अपने बचपन को फिर से जीना चाहें। अपने जीवन की कथा को भी किसी मूवी के अंत की तरह सुखांत बनने दें। अपने जीवन के अंतिम चरण को आलीशान तरीके से सुनियोजित करें। जब लोग आपको याद करें तो उनके पास मुस्कुराने की एक वजह होनी चाहिए। जब भी ये लिपि लिखें तो नकारात्मक भावों व शब्दों का प्रयोग न करें और वर्तमान काल का प्रयोग करें। इसमें भूतकाल या भविष्य काल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सब कुछ वर्तमान में ही घटता है। आपको इस तरह से लिखना चाहिए कि यह आपकी हकीकत बन जाए। नकारात्मकता से दूर रहें। मैं भारत में रहकर गुड़गांव में काम नहीं करना चाहता, यह कहने के बजाय कहें मुझे यूके में रहकर लंदन में काम करना है। यहाँ आपके लिए स्क्रिप्ट का उदाहरण दिया जा रहा है जिसे मेरे सहकर्मी ने लिखा है। वाओ, मैं एक अद्भुत और आलीशान ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं सबसे खुश, महान और बेहतर लोगों में से हूँ। मुझे जीवन में सब कुछ सरलता से मिला और मैं जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद उठा सकता हूँ। जीवन बहुत सुंदर है, ये रंगीन और खुशियों से भरा है और मुझे इससे प्यार है। अब मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मेरे अधीन कंपनी दिन रात तरक्की कर रही है। मुझे कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें
सीईओ ऑफ ईयर, मोस्ट इनोवेटिव सीईओ तथा लीडर ऑफ सेंचुरी जैसे अवार्ड भी शामिल हैं। लोग मुझे बहुत ही आदर सम्मान देते हैं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ और अक्सर मेरी तारीफ होती है। मैं प्रतिदिन जिम जाकर नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ। मैं ऊर्जा व जोश से भरपूर हूँ और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उत्सव मनाता हूँ। यह एक अद्भुत स्क्रिप्ट है और आपके लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकती है। कुछ बातें याद रखनी होगी। लिपि जीवंत होनी चाहिए। यह उन भावों या भावनाओं को जगा सके जिन्हें आप अपने नए जीवन की कल्पना के साथ जोड़ते जाए हों। कल्पना करें कि आपने पहले ही सब कुछ पा लिया है और आप उन्हें बाद अपनी उपलब्धियों के बारे में लिख रहे हैं। इन्हें पाने के लिए सिलसिले के बारे में न लिखें, उसे कायनात को ही तय करने दें। वह आपसे कहीं बेहतर जानता है। अपनी लिपि को रिकॉर्ड करें। जब आप इसे लिख लें तो इसे बाद अपनी स्क्रिप्ट को पूरी भावनाओं में भावों सहित रिकॉर्ड करना होगा। यह बहुत अहम है क्योंकि आपने इसे पूरी रात चलाना है। आप नींद में होंगे तो यह आपके सिरहाने चलता रहेगा। यह हमारी प्रक्रिया का अगला चरण है। कारण यह है कि जब आप सोते हैं तो चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन जागता रहता है। रिकॉर्ड सारी रात चलेगा तो यह आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रत्यक्ष प्रोग्राम करता रहेगा, क्योंकि यह उन फिल्टरों से नहीं बंधा जो चेतन मन द्वारा किसी भी चीज़ को अवचेतन में भेजने से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। यही वजह है कि मैं हमेशा इस गतिविधि को पर बहुत जोर देता हूँ। यह आपके पूरे शरीर को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है और परिणाम भी शीघ्रगामी आते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे माता पिता और मैं, हम सब बहन के लिए पिछले 5 वर्षों से वर तलाश कर रहे थे। हम सब थक कर मायूस हो गए थे और कुछ सूझ नहीं रहा था। एक दिन मैंने घर पर फ़ोन किया तो माता पिता बहुत चिंतित और दुखी लगे। मैंने उनसे 130 किलोमीटर की दूरी पर पुणे में था। मैं भी उदास हो गया। मैं रोने लगा और जब थक गया तो सोने चला गया। अगली सुबह सोकर उठा तो तय किया अब उस काम को अपने हाथ में लेना होगा। पहले तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी। मैंने उसमें वह सब लिखा जो अपनी बहन की शादी में करता। मैंने लिखा कि उसकी शादी में आंखों के आगे हो रही है। मैंने उसे दर्ज किया और सारी रात मेरे सिरहाने बजती रही है। अगले 14 दिन तक कुछ खास नहीं हुआ। 15वें दिन एक चमत्कार मेरे सामने घटा। मुझे एक विवाह संबंध कराने वाली वेबसाइट पर उपयुक्त लड़का दिखा और मैंने पिता को उसका विवरण भेज दिया। वह मेरी बहन के लिए उपयुक्त वर था। अब उन्हें मेरी बहन को देखने आना था। मैंने फिर से स्क्रिप्ट लिखी कि जब वे मेरी बहन को देखने आएंगे तो क्या होगा, वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मैंने जैसा मानसिक चित्रण किया था ठीक वैसा ही हुआ। उसकी व्यक्ति से मेरी बहन का विवाह हुआ और वह एक सुखद वैवाहिक जीवन जी रही है। मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि 15 की ही दिन के भीतर हालात कैसे बदले। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि एक संयोग हो सकता है। कुछ लोग इसे भाग्य का नाम भी देंगे, पर आपके लिए सवाल है। जब मैंने वह स्क्रिप्ट लिखी तो अचानक किस्मत कैसे और क्यों अनुकूल हो गई। इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैंने जिन बातों के बारे में नहीं लिखा था उन्हें रातों रात बदलाव क्यों नहीं आया। मैं समझ गया कि जब अवचेतन मन पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होता है तो सब कुछ सही तरह से संपन्न हो जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि बच्चे की स्तर प्रोग्रामिंग 7 साल की आयु तक हो जाती है, जब तक उसके चेतन मन का पूरा विकास नहीं होता और सब कुछ उसके अवचेतन मन में रिकॉर्ड होता रहता है। यह केवल एक बार किया जाने वाला प्रयास है और अगर आपने इसका पालन किया तो आप भारी लाभ मिल सकते हैं। यह एक सादी 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। अपनी स्क्रिप्ट को पूरे जुनून और भावों सहित लिखें। इसे रिकॉर्ड करें। इसे पूरी रात, हर रात सिरहाने पर चलने दें। मैं लगभग हर चीज़ के लिए इस प्रक्रिया का पालन करता हूँ और आपको पता है मैं वही जी रहा हूँ जिस जीवन को जीने का सपना देखा था और योजना बनाई थी। तो आप किस प्रतीक्षा में हैं? यह पुस्तक बंद करें और अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखने में जुट जाएं। इसे बहुत सारे सकारात्मक वाक्य सहित लिखें। इसे पूरी लगन और धुन में लिखें। इसे वर्तमान काल में लिखें और अगर
संभव हो सके तो इसे सुनने का भरपूर आनंद लें। बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। चैप्टर 7, जुट जाएं अभी। जीवन के नियम और एक अच्छा और आसान जीवन जीने के लिए समाज की ओर से बनाए गए शॉर्टकट्स को जानना अच्छी बात है। हालांकि जिन लोगों को आजकल याद रखा जाता है उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने तथाकथित पारंपरिक जीवन के आवरण को तोड़ा और अपने लिए स्वयं रास्ता बनाया। अच्छी तरह से जिएं, अपनी कल्पना को उलझने ना दें। यह याद रखें कि आपके सुंदर सपने और कल्पना ही इस संसार को सजाते हैं। मैं एक कलाकार की तरह अपनी कल्पना पर काम कर सकता हूँ। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्व रखती है। ज्ञान सीमित है, कल्पना सारे संसार को घेरे हुए है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैंने इस पुस्तक में आपके साथ जिस विषय पर चर्चा की है उससे आप मन की असीम शक्तियों व गुणों को जान सकते हैं। मन की शक्ति एक विशाल और असीम फलक रखने वाला विषय है। पर जिस दिन से मैंने इस पुस्तक को लिखना आरंभ किया, मेरे लिए स्वयं को रोकना कठिन हो गया। मैंने इस पुस्तक के माध्यम से अपने प्रमुख कार्यक्रम के मर्म को साझा किया। इग्निस्टिक द स्पार्क। मैंने अपना जीवन के इस प्रोग्राम के साथ ही आराम किया, इसके साथ जुड़ा रह गया और अब मैं इसकी वजह से होने वाले करिश्मों को रोक नहीं सकता। अभी और बहुत कुछ सामने आने वाला है, यह मेरा वादा है। यह किताब एक बड़ी यात्रा का आरंभ मात्र है। मुझे इसे लिखने में वाकई बहुत आनंद आया और मुझे यकीन है कि आपको इस असाधारण यात्रा में बेहद आनंद आया होगा। अगर इस किताब ने आपको प्रेरित किया है तो यह आपको आपके मन के गहरे और सार्थक दिव्यता से भरपूर यात्रा पर ले जाने के लिए मनाने में सफल रही होगी। इसके बाद चलने के लिए कमर कस लें। इस यात्रा में कौन सा सामान आपके साथ होगा? आपका सच, आपकी मंशा, विशुद्ध ध्यान और आपकी ईमानदारी। याद रखें, ब्रह्मांड उन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति करता है जो लोग इसे पूरी ईमानदारी से जुड़े रहते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से कुदरत को नहीं छला जा सकता। कोई भी नया विचार, ज्ञान या सजगता अपने आप से महान है और इसे अनुपयोगी भी माना जा सकता है अगर आप इसे प्रयोग में नहीं लाते। तो हम सबको पता है कि जिम में जाकर कसरत करने और सेहतमंद डाइट लेने से हम बलशाली बन सकते हैं, फिट हो सकते हैं, पर केवल जानना ही बहुत नहीं है। हाथों में चिप्स थामे टीवी के आगे बीन बैग पर बैठकर लगातार ठूसने और केवल इस बात की जानकारी होने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी ही होगी। आपको जिम जाकर कसरत करने से ही लाभ होगा। अपने मन की शक्ति को जानना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद उस ज्ञान को अपेक्षित कर देना उचित होगा। आपको इस पर काम करना होगा। जैसे आपको अपने शरीर की मांसपेशियों को बनाने के लिए जिम में जाना जरूरी है, इस पुस्तक के अभ्यास विशेषज्ञों की राय से तैयार हुए हैं और वे आपके मन को ताकतवर बनाने की क्षमता रखते हैं। किसी ने ठीक कहा है, अगर आप लगातार वही काम करते रहे जो आप आज तक करते आए हैं तो आपके नतीजे भी वही मिलेंगे जो आज तक मिलते आए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अलग नतीजे मिलने लगेंगे और अगर आप इसी दौरान उन्हीं संसाधनों और कम से कम प्रयासों के बीच कुछ और बेहतर पा सकें तो यह कितना रोमांचक होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह ऐसा ही लगेगा। मैंने आपके साथ इस पुस्तक में जिन तकनीकों की बात कही है उनके लिए आपको पैसा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा समय और प्रयास चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ गतिविधियां अच्छी न लगे या आप उन पर भरोसा न कर सकें। मेरी सलाह यही है कि आपको उन पर विश्वास हो या ना हो, उन्हें एक बार आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं हज़ारों लोगों के साथ अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूँ कि हर तकनीक आपके जीवन में एक क्रांति लाने की क्षमता रखती है। पूरी समझदारी के साथ कदम उठाएं। आपको एक ही जीवन मिला है। आप और आपकी सफलता के बीच केवल एक इंसान खड़ा है, वह केवल आप हैं। अपनी पुरानी आदतें बदलें और अपने आप
जानेंगे कि जीवन आपके लिए कैसे अनमोल खजाने के लिए बैठा है, ऐसा उपहार जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आकाश में ऊंची उड़ान भरे, प्रवाह के साथ बहे, जो खेलना पसंद है हो उसे खेले, लंबे समय से विलंबित निर्णय लें, वे चुनौतियां लें जो आप पहले आपको भयभीत करती थी, उन कदमों को उठाएं जिन्हें उठाने में आपको डर लगता था, जी भर कर नाचें, जिनके दिल दुखाए हैं उनसे क्षमा याचना करें, उनकी सराहना करें, उन्हें प्रशंसा के पात्र हो और अपने आप से प्रेम करें। अपने आसपास की सारी बाधाओं को हटा दें, स्वयं को सारी सीमाओं से मुक्त कर दें, सोच बड़ी रखें, अपना विश्वास बनाए रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो सारा संसार आपके साथ होगा। आज वही दिन है, भरपूर जिंदगी जिएं और जाने कल हो ना हो। आप और केवल आप ही स्वयं को शिखर तक ले जा सकते हैं। यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप ही भगवान हैं, आप ब्रह्मांड हैं, आप ही ईश्वर की, आप ही प्रकृति हैं। अपना जीवन प्रेम, जुनून और रोमांच से जीते हुए अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लें। मैं आपकी बेहतरी की शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने सभी प्रयासों से सफल हो। तो लास्ट में लेखक के विषय में, श्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ एक प्रभावशाली व प्रेरक वक्ता, कॉरपोरेट प्रशिक्षक तथा बिजनेस कोच हैं। वे भारत के निवासी हैं। भूपेंद्र का लक्ष्य यही है कि लोगों को उनकी निजी और कैरियर से जुड़े लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो सकें, और यह कार्य इतना शीघ्र और सरलता से हो जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की हो। उन्होंने 5,000 से अधिक MANCs, MASEs तथा MSMEs, MNC, MSc एंड SME को अपने परामर्श तथा परीक्षण दिया है, और वह देश भर में 1,000 से अधिक टॉक व सेमिनारों के माध्यम से 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को संबोधित कर चुके हैं। एक प्रमुख वक्ता तथा सेमिनार नेता के रूप में प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक व्यक्तियों को अपना संबोधन देते हैं। भूपेंद्र कॉरपोरेटों को निजी तथा व्यावसायिक विकास जैसे विषयों पर संबोधित करते हैं, जिनमें प्रेरणा, नेतृत्व, बिजनेस सेलिंग, स्वाभिमान, लक्ष्य, रणनीति, रचनात्मकता व सफलता आदि शामिल है।